एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं वर्णमाला वर्ण व्यवस्था पर आधारित लगभग 200 प्रश्नों की श्रृंखला, जो हम व्याख्या कर चुके हैं। 3 वीडियोज़ में स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ चुके हैं। उसके बाद चलिए आज टेस्ट देते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही होंगे और कितने प्रश्न गलत होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, अयोगवाह मैं आपको बताई थी वहाँ पर, अंग, अह, ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। पीसीएस में बना हुआ प्रश्न है, जो कि 2020 में ही बना है ना, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य जब हमारी जीभ इस प्रकार टेढ़ी हो जाती है और तालु से टच करती है यहाँ पर, उसको मूर्धन्य कहते हैं। और कौन कौन से वर्ण बोलते समय जीभ टेढ़ी नहीं हो रही है? देखिए, जा बोल रहे हैं तो सीधी है, लेकिन टा बोल रहे हैं तो टेढ़ी हो जाती है। डा बोलते हैं फिर भी टेढ़ी होती है। ठा बोलते हैं फिर भी टेढ़ी होती है। तो हमारा आंसर होगा जा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से महाप्राण ध्वनि चुननी है। महाप्राण ध्वनि कौन सी है? क, ख, ग, ब। तो देखिए, महाप्राण ध्वनि वो ध्वनि होती है जब हमारी जो प्राण वायु है थोड़ी अधिक लगे, अल्प ना लगे, कम ना लगे, थोड़ी सी ज़्यादा लगे। तो कौन से वर्ण में हमारी जो है लगती है बहुत ज़्यादा? अल्प प्राण ध्वनियों के लिए वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों पंक्तियां हमारी अल्प प्राण होती हैं, जबकि दूसरा और चौथा यानी 24 नंबर महाप्राण के लिए माना जाता है। इसको हम एक संख्या से भी जो है मान लेते हैं, जैसे कि अगर अल्प प्राण है तो उसको 135 बोल देते हैं, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये तीनों पंक्तियां जो हैं अल्प प्राण की होती हैं, और महाप्राण को हम 24 कह देते हैं। तो इस प्रकार भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जो कि इस पंक्ति के अंतर्गत आता है जबकि इन पंक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, क है, पहली पंक्ति में आ जाता है हमारा, और दूसरा हमारा ख है जो कि 24 नंबर यानी दूसरी पंक्ति में आता है, और ग कौन सा है? तीसरी पंक्ति में आता है। देखिए, क यहाँ आया, ग यहाँ आया, और ब जो है ये पहली पंक्ति का वर्ण है। तो हमारे पास क्या निकला? ख, जो कि सेकंड में आता है। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी? ख होगी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी वायु थोड़ी सी ऊष्मा के साथ निकलती है। तो श, श, हा, ये जो श, स, ह, ये जो वर्ण है ये ऊष्म वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहला, तीसरा और पांचवा यानी हमारी जो विषम संख्याएं हैं, इसको कह सकते हैं विषम। विषम कौन सी हो गई? अल्प प्राण। तो विषम परिस्थितियों में सांस कम आती है। जब हमारी परिस्थितियां विषम होती हैं तो हम चैन की सांस नहीं ले पाते, सुकून से नहीं जी पाते। तो विषम परिस्थितियों में सांस कम आती है, और सम परिस्थिति यानी हमारे अनुकूल जब सब कुछ हमें प्राप्त होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारी सांस जो है बहुत अधिक आती है। प्राण जो है बहुत मतलब एक महान अनुभूति हमें जो है होती है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा विषम है। तो यहाँ महाप्राण ध्वनियाँ पूछा है, तो महाप्राण ध्वनियाँ 24 हो गई। 24 कहाँ पर है हमारा? दूसरा और चौथा सी में है। ठीक है, यहाँ आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? देखिए, मैंने अपनी व्याख्या वाली वीडियोस में ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अर्ध स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे वर्णमाला में कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं, ये 2 स्वर हैं हमारे पास, जो ऐसे हैं जिनमें स्वर के भी गुण हैं और व्यंजन के भी गुण हैं, लेकिन इनकी अपनी मात्रा ना होने के कारण
इनको व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है और इनमें स्वरों का गुण होने के कारण इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा आंसर प्राप्त हुआ, ये हुआ या प्राप्त। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक यानी जिसके पास मात्रा नहीं है, जिसके पास मात्रा नहीं है। यहाँ देखिए कारखाना, कारखाना में आ की मात्रा है। अमिताभ, यहाँ पर भी मात्रा का योग है। आगे देख लेते हैं, यहाँ आप लोगों को सबको नज़र आ रहा होगा कि कलरव हमारे पास ऐसा शब्द है जिसमें मात्राओं का योग नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, ये अमात्रिक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 9वां प्रश्न है, श वर्ण किसके योग से बना है। श वर्ण किसके योग से बना है, तो मैंने ये भी आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको दिया है। आप मेरी वो 3 वीडियोज़ में जा कर के वहाँ पर यदि व्याख्या पढ़ेंगे ना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, बल्कि ट्रिक से भी वहाँ पर समझाया गया है। और ये वीडियो जो है उन्हीं पर आधारित प्रश्नों की है। तो श जो है हलंत क और श इससे बना है, आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है। साथ का अर्थ यहाँ है कि उससे पहले या उसके साथ ही चलता है। तो देखिए अ जो है ना वर्णमाला में प्रथम है। आप सोचते हैं जैसे हिंदी की, इंग्लिश की जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें ए पहले होता है, तो यहाँ पर भी अ पहले होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अ से पहले अंग और अह आते हैं, उसके बाद अ आता है। और एक और बात है कि जब का वाली सीरीज़ आपकी चलती है, श्रृंखला चलती है, तो उसी में ये वाला वर्ण भी आता है। ये बाद में नहीं जाएगा, त्रा ज्ञा के पास नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये क के बाद आता है। और त्रा में देखिए त पहले है ना, तो वो त के वर्ण के नीचे आता है। इस प्रकार शब्दकोश है। मैं शब्दकोश की भी एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगी। आगे 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, महाप्राण वर्ण में हमारे होंगे सम, यानी कि 24। तो महाप्राण में कौन सा होगा, का जो है ये तो फर्स्ट में चला जा रहा है, च छ ये भी फर्स्ट में चला जा रहा है। तो अब बचे ये 2, अब इनमें से चयन करें कौन फर्स्ट में है कौन नहीं है। तो त और थ देखिए ये फर्स्ट में है जबकि ये सेकंड में है, तो हमारे पास क्या होगा, था होगा। और यहाँ पर बा भा मा ये जो है ये तो अलग ही है बिल्कुल, क्योंकि ये अंतस्थ और अल्प प्राण है। ठीक है, तो महाप्राण बना हमारा था से थर्मस। चलिए आगे चलते हैं। इसकी भी एक ट्रिक मैंने बताई थी कि या र ल व, यार को लव हो गया तो उससे गुफा के अंदर बंद कर दिया और जो उसकी सांस थी वो कम आई। ठीक है, तो ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन भी हैं और अल्प प्राणी भी हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दांत से जो टच हो रहे हैं, दांत की ये जो पंक्ति होती है यहाँ पे टच होते हैं, इसके ऊपर वर्तस्य भी होता है, तो वहाँ पर टच होने वाले वर्ण जो होते हैं वो वर्तस्य व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ दंत्य पूछा है, य च त उ। तो देखिए जो त वर्ण है इसको बोलते समय हमारे जो दांत है वो जीभ जो है हमारे दांतों को टच करती है, तो ये होंगे त। देखिए सभी प्रश्न परीक्षाओं में बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो कि ना बना हो, कई कई बार बने हुए प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। घ, तो आप ही बताएं घ कौन सा होगा, ये कौन से वर्ग का है। देखिए क वर्ग होता है, च वर्ग होता है ना, तो इस तरीके से सभी वर्ग हम लोग बनाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम वर्ग है कंठ वर्ग, और जो घ है क ख ग घ, ये प्रथम वर्ग की पंक्ति का चौथा वर्ण है जो कि कंठ के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा कंठ। आगे चलते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अल्प प्राण। अब तक हम महाप्राण पढ़ रहे थे, अभी देखते हैं अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये होगा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा यानी 24 ये होगा महाप्राण। तो खा क्या है, खा हमारी सेकंड वाले में है, महाप्राण होगा। था क्या है, त थ ये भी सेकंड वाले में है, ये भी महाप्राण होगा। च क्या है, च छ
यानी ये तो प्रथम पंक्ति में आ गया। और प क्या है, प फ, ये सेकंड वाली पंक्ति में। तो ये देखिए तीनों सेकंड पंक्ति में है, तो तीनों क्या है, महाप्राण है। लेकिन च हमें मिला जो कि प्रथम पंक्ति में है, और ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये होगा अल्प प्राण। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, कच्चा घर टपकता है, जिसमें हमें रात भर चैन की सांस नहीं आती, बहुत कम सांस आती है, अल्प प्राण है। बहुत कम सांस आने पर प्राण जो हमारे अल्प हैं, हमें बहुत दुख होता है, एक सुखी जीवन नहीं है, तो अल्प प्राण है। तो कच्चा घर टपकता है में क च आ गया, का भी आएगा, चा भी आएगा, टपकता है तो त ट, है ना। तो ये सभी क्या है, अल्प प्राण है। और पा भी है। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग से लेके ट वर्ग तक होता है आपका, त वर्ग भी होता है। तो ये इसकी भी एक ट्रिक है, और वही ट्रिक आप इसमें भी लगा सकते हैं कि कच्चा घर टपकता है तो क च ट त प, बस थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है, वरना आपकी ट्रिक वही रहेगी। और इसमें हम जो है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इनके पांचों वर्ण जो आएंगे ये सभी मिलकर के स्पर्श व्यंजन बन जाएंगे, जिनकी संख्या 25 होती है। तो देखिए कौन सा हमारा स्पर्श व्यंजन में नहीं आ रहा है, य, क्योंकि ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो अंदर बंद कर दिया था, है ना। आगे देखते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन। अगर इस तरह का व्यंजन हो, इस तरह का प्रश्न आ जाए, ठीक है, और हमें सारी चीज़ों को निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये उच्चारण स्थान देख लेंगे। पहले ये पूछ रहा है ओष्ठ से, आप तीनों को ना लगाकर देख लीजिए कि कौन सा बोलते समय ओठ हमारे स्पर्श कर रहे हैं। भा, ठ, थ, हा। तो देखिए ना हा बोलते समय स्पर्श करें, न था बोलते समय, न ठा बोलते समय। जबकि हम भा बोल रहे हैं तो हमारे ओंठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि हमें ओंठ भी मिल गया। तो इस प्रकार भा जो है हमारा सही आंसर होगा। और देखिए GIC लेक्चर एग्ज़ाम 2012 में बना हुआ ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो तालु से स्पर्श करती हैं। ये तालु है, ये जीवा है, और यहाँ जब हमारी जीवा इस प्रकार थोड़ा सा आकार कर लेती है, इस प्रकार, और ये तालु है, और यहाँ तालु से टकरा जाती है, जबकि मूर्धा में ये मुड़ करके तालु से टकराती है। ठीक है, ये फ़र्क होता है तालु और मूर्धा में। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए चा जब हम बोलेंगे तो हमारी जो जीवा है वो इस प्रकार शेप लेकर के और तालु से यहाँ स्पर्श करेगी। ठीक है, यहाँ पर टच करेगी, तो च, छ, ज, झ। ठीक है, तो तालु से ये सभी करेंगे। जबकि पा, फा, बा, भा ओष्ठ्य है, ता, था, दा, धा दंत्य है, दांत की पंक्ति से स्पर्श करते हैं, और टा, ठा, डा, ढा ये मुड़कर हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, तो मूर्धन्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत्य ध्वनियाँ। देखिए फिर से वैसा ही प्रश्न बना, लेकिन हम क्या करेंगे, हम केवल अभी उच्चारण स्थान देख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं देखना आपको। उच्चारण स्थान में दंत्य में कौन सी वाली ध्वनि टकराती है? भा नहीं, ये ओष्ठ में आएगी। ठा नहीं, ये जीभ को मुड़ करके तालु को स्पर्श करती है, ये मूर्धा है। था, देखिए था बोलते समय आपके दांतों की पंक्ति से ये टकरा रही है। हा क्या है? हा तो कंठ है, हमारे कंठ से उच्चारित हो रहा है, तो था आएगा आपका। था मिल गया। अब था क्या है हमारा? ये दंत्य में आ रहा है। सबसे पहली बात हमें मिल गया आंसर। स्पर्श है, बिल्कुल है, क्योंकि 25 वर्णों में से एक है। अघोष और महाप्राण मैंने आपको बता दिया। महाप्राण में 2 और 4 ये दोनों आएंगे, क्योंकि त और थ ये सेकंड वर्ण है, मिल गया। अघोष क्या है? अभी हम अघोष और सघोष भी देखेंगे कि जो जहाँ पर थोड़ी सी वायु में कंपन महसूस होगी वो अघोष होते हैं। ठीक है, तो त थ ये पहली दूसरी पंक्तियां हैं, ये नहीं हो, ये अघोष होती हैं, जबकि अन्य पंक्तियां सघोष होंगी। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब इसकी भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो देखिए, जब हम था से थके हुए होते हैं तो हमें क्या होता है, कंपन नहीं, मतलब हम हिल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती हमारे अंदर, आराम से बस आराम करने का मन करता है। तो थके हुए होंगे तो कंपन नहीं कर पाते और घूम नहीं पाते,
और कोई भी वाइब्रेशन मूवमेंट हम लोग नहीं करते हैं, तो थ से थके हुए अघोष है। तो इस प्रकार ये प्रश्न बन गया। आगे चलते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण ध्वनि पहचाननी है तो अल्प प्राण में हमारी 1, 3, 5 होगी। तो देखिए ये सेकंड नंबर की है, नहीं होगी। त थ ये भी नहीं होगी। द ध ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों सेकंड नंबर की हैं, जबकि त थ ये फर्स्ट पॉइंट में हमें मिल रही है, तो ये अल्प प्राण है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगले 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो देखिए कभी कभी जब आप भूल जाएं, समझ में ना आए, वैसे तो सबको याद रहता है कि यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, फिर भी मैंने इसकी एक ट्रिक बना दी है कि यार को लव हो गया तो गुफा के अंदर अंदर, ठीक है, गुफा के अंदर बंद कर दिया और वहाँ पर कम सांस आई। जब गुफा में बंद हो गए तो सांस ही लेने में दिक्कत हो गई, तो अल्प प्राण भी है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या भी है? अल्प प्राण भी है। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन सा? या र ल व नहीं है। तो ब से बकरी, या र, देखिए र भी आ रहा है, ल भी आ रहा है, व भी आ रहा है, लेकिन जो ब है ना, इसके अंदर डंडा लगा हुआ है, ये अंतस्थ नहीं, स्पर्श व्यंजन है। आगे चलते हैं, द ध्वनि का उच्चारण स्थान आधार कौन सा है? देखिए बोलकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको दांतों की पंक्तियों को ये स्पर्श कर रहा है, लेकिन फिर भी ना याद रहे तो द से दंत, ठीक है, द से दंत। आगे चलते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही अनुक्रम लगाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, शब्दकोश का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी प्रश्न में आपको अंकी बिंदी का कोई शब्द मिल जाए, उसको आप प्रथम रखिए। ठीक है, अंकी बिंदी हमें प्रथम रखनी है। तो कहाँ कहाँ है हमारी? एक तो इसमें है, दूसरी इसमें है। ये दोनों तो कट गए, ये होंगे नहीं। अब हमें इन दोनों में लगाना है। तो दूसरी पंक्ति में हमारा पहला अक्षर क्या होना चाहिए? तो हमारा पहला अक्षर होना चाहिए क। ठीक है, पहला क्या वर्ण होना चाहिए? क। तो हमारे पास क्या आ रहा है? सकल। तो देखिए सकल भी इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल ठीक है, क से हो गया। अब क के बाद क्या आना चाहिए? क्या चा आना चाहिए या छ आना चाहिए? आप मुझे बताइए। तो इसके लिए आपको करना होगा वर्ण विच्छेद। च, चा हमारा बना है च धन अ, इस प्रकार बना है। अब हम श को बना लेते हैं। छ हमारा बना है क धन श। देखिए अब आप मुझे बताइए, का पहले आता है या चा पहले आता है? का पहले आता है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? दिस इज द राइट आंसर, डी आंसर राइट होगा। जबकि यहाँ पर चा दिया, यहाँ पर छा दिया, वर्णमाला में ये बाद में आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चा पहले आता है और चुपचाप से इसको राइट करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा लास्ट डी, संतान, सकल, सक्षम, सचल। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री, सबसे पहली बात, जो नीचे की ये वाली मात्रा होती है ये री की होती है, ऊपर ये वाली मात्रा होती है र की होती है, ये वाली मात्रा होती है ये भी र की होती है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर ये मात्राएं नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, कृपा, कृष्णा, दृष्टि, ये सभी री की मात्रा है, री के स्वर है, लेकिन रिवाज पढ़ने में, उच्चारण में एक जैसा है, लेकिन देखने में आपको पता चल रहा है रा पर छोटी की मात्रा है, तो यही आपका सही आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन किन को कहते हैं? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वर तंत्र से स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। देखिए व्यंजन के बाद तो मात्राएं आती हैं और स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ ये क्या होंगी? तो ये पूछ रहा है अनुस्वार। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अनुस्वार जो है नाक से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। तो नासिक ध्वनियाँ जहाँ पर आ रहा है वहीं पर फटाफट से इसको टिक कर दीजिए, ए हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो बोलकर देख सकते हैं, ओष्ठ्य बहुत आसान है, जहाँ हमारे ओठ चिपक जाए वो ओष्ठ्य होता है। म ओष्ठ्य है, ब ओष्ठ्य है, आ उ। अब देखिए यहाँ पर स्वर है, ओठ चिपक तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी बहुत छोटे हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, तो उ भी ओष्ठ्य है। जबकि आ में क्या हो गया? मुंह ऐसे खुल के व्रत बना देता है, तो ये क्या है? ये विवर्त है, विवर्त वर्ण है। जब आप मेरी वर्णमाला वाली जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे विवर्त, अर्धविवर्त, संवृत, ये सब मैंने पढ़ाया है। कृपया करके वीडियो के पास जाएं और वहाँ देखें कि किस प्रकार से ये वर्ण बनते हैं। तो आ क्या है? अविवर्त है, इस प्रकार आ हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है?
अब देखिए यहाँ पर घोष है, अब इसको हम क्या समझे, घोष को हम समझेंगे सघोष। सघोष और घोष एक ही चीज होता है, ठीक है, और इसका विपरीत होता है अघोष। तो हम कैसे निकालेंगे ये, अघोष में क्या है, पहला और दूसरा यानी 12, 12 अघोष, और यहाँ पर हमारा आएगा तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे होंगे। अभी हम अल्पप्राण और महाप्राण में पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमें अघोष 12 देखना है और 345 सघोष देखना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पूछा सघोष नहीं है, तो सघोष में हमारी तीसरा, चौथा और पांचवा। रा हमारा कहाँ पर आता है, रा हमारा कहाँ पर आता है, तो देखिए जो या, रा, ल, व हैं, तो इनकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। तो ये अल्पप्राण है, क्योंकि वो गुफा में बंद हो गए तो उनको सांस नहीं आई। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने लव का क्या किया, घोष कर दिया था, सघोष, यानी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दिया तो पकड़े गए, है ना। तो इसलिए वहाँ क्या हो गया, या, रा, ला, व अंतस्थ हैं, यानी गुफा के अंदर बंद कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि उन्होंने घोष कर दिया था अपने लव का, और इसलिए उनको सांस भी कम आई। तो एक छोटी सी ट्रिक ने कितनी चीज़ें क्लियर कर दी कि या, र, ल, व ये चारों वर्ण एक तो सघोष हैं, क्योंकि इन्होंने घोष कर दिया, अनाउंस कर दिया। दूसरा अंतस्थ है, इन्हें गुफा के अंदर बंद कर दिया गया। और तीसरा अल्पप्राण है, क्योंकि इन्हें वहाँ पर जब बंद कर दिया तो सांस जो है बहुत कम आई, ठीक है। इस प्रकार हमें बस याद करना है और कुछ नहीं, इसलिए मैंने जो है इस ट्रिक का यूज़ किया है। तो अब देखते हैं आंसर कौन सा बन रहा है। आंसर हमारा देखिए या, र, ल, व ये तो है ही है सघोष। तो यहाँ पे पूछ जा रहा है कि सघोष नहीं है, तो ये दोनों तो हमें मिल ही गए कि सघोष हैं, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब बचा ड और त। तो देखिए जो ड है ये क्या है, ड, ढ ये पहला वर्ण है, जबकि पहला वर्ण, पहला और दूसरा ये क्या है, सघोष हैं, और बाकी के तीसरा, चौथा, पांचवा ये अघोष हैं, सॉरी ये। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास मिलता है हमें त, जो कि बी हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि पहला है त, थ ये दोनों क्या होंगे, अघोष होंगे, अघोष, और बाकी के जो इसके आगे के 3 वर्ण बनेंगे, ठीक है, द, ध, न ये तीनों हमारे सघोष हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, वर्ण शब्द के यहाँ पे निखारती दिए हुए हैं, अर्थ पूछा है। रंग वर्ण होता है, बिल्कुल सही। जाति ये भी वर्ण होता है, अक्षर ये भी वर्ण होता है, लेकिन आकाश वर्ण नहीं होता, ठीक है। इसके साथ ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, बहुत आसान है अब हमारे लिए ना। अल्पप्राण कौन से होंगे, अल्पप्राण, तो अल्पप्राण हमारे होंगे पहला, तीसरा और पांचवा। तो अब हमें छांटना है पहला कौन से में है, ये इसमें का है, लेकिन यहाँ पर दूसरा आ गया खा, ये नहीं होगा। च, छ, ज, तो देखिए च, छ नहीं है, ज तीसरा है, बिल्कुल सही, और छ, छ, ज, झा भी नहीं है यहाँ पर, और ये पंचम अक्षर है। इसका मतलब ये वाला ग्रुप हमारा बन रहा है अल्पप्राण। देखिए कितनी आसानी से हमने ढूंढ लिया, जबकि त था इसमें दूसरा है, ट, ठ इसमें भी दूसरा है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा होगा बी, ठीक है। ये अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, बहुत आसान है। आपकी जीवा यूं टेढ़ी होकर इस तालव्य से टकराएगी। अब उच्चारण कर लीजिए। टा बिल्कुल मूर्धन्य है, ठा बिल्कुल मूर्धन्य है, ढा बिल्कुल है, ढा ये वाला ढ जो है इसमें थोड़ा कम यहाँ तक आएगी, बस ढा जो है इसमें पूरा मुड़ जाएगी, लेकिन ये वाले में नहीं मुड़ेगी, तो ये हमारा मूर्धन्य नहीं है, ये उच्छिप्त व्यंजन है। वैसे भी आपको पता होगा कि ये वाला ड और ये वाला ढ, इन दोनों को उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और ये हिंदी के नवनिर्मित व्यंजन है। इनका निर्माण संस्कृत से नहीं है, ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं जो विदेश से इसमें आए हुए आगत है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण ध्वनि है, बहुत आसान प्रश्न अब आ रहा है क्योंकि अल्पप्राण अब आसान हो गया है हमारे लिए। अल्पप्राण कौन कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो देखिए पहला हमें यहाँ मिल गया क, है ना, बाकी तो ख दूसरा है, और घ तीसरा है, और द, ध ये दूसरा है,
ठीक है, ग घ ये चौथा है, तो ये तो नहीं होंगे, ग होगा हमारा तीसरा, है ना, वो नहीं है, घ चौथा होगा, तो यहाँ हमारा आंसर बन गया क हमारे पास अल्प प्राण है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? बहुत आसान, गुफा में कौन कौन बंद हुआ था? तो गुफा में बंद हुए थे य, र, ल, व। अब हमारे पास यहाँ पर ब है जो अंतस्थ नहीं बल्कि स्पर्श व्यंजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, द ध्वनि हमारी कौन सी है? तो द से दंत्य, दा से क्या होगा? दंत्य हो जाएगा, दा से दंत्य। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ, देखिए ओ बोलते समय हमारे ओंठ कैसे हो जाते हैं? संकुचित होके एक ऐसे चोंच जैसी बना देते हैं, ऐसे नहीं रहते, ठीक है, इस प्रकार हमारे ओंठ हैं, इस प्रकार ना रहकर ऐसे हो जाते हैं। तो क्या हो गया? ओंठ, और ओंठ के साथ साथ इनका उच्चारण कहाँ से? कंठ से होता है, तो ओंठ, कंठ प्लस ओंठ मिलकर कंठोष्ठ बन जाता है, ठीक है, ये जो ओ औ है ये कंठोष्ठ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 में पूछा है अघोष और अल्प प्राण ध्वनि पूछी है। तो अघोष और अल्प प्राण कैसे होगा? तो देखिए, अघोष में हमारे होंगे पहला और दूसरा, अल्प प्राण में होगा, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। अब हमें ऐसे वर्ण ढूंढने हैं जो हमारी पहली पंक्ति में कॉमन हो। तो देखिए ज, झ, च, छ, ज, झ, तो देखिए तो चौथा है, और ट, ठ ये दूसरा है, ये भी नहीं हो रहा है, च, छ, ज ये तीसरा है, ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन क और त, क, ख, ग, घ पहला है, त, थ, द, ध, तो ये दोनों हमारे क्या बनेंगे? अघोष अल्प प्राण होंगे। राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? बहुत आसान है, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। अगर का यहाँ कर दें, ग यहाँ कर दें, खा यहाँ कर दें, वर्ण सभी आ जाएंगे, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इनको वर्णमाला नहीं कहेंगे। जो व्यवस्थित समूह है उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की श ध्वनि, हिंदी की श ध्वनि क्या है? बहुत आसान है, जो हमारे श, श, स हैं और ह है, ये ऊष्म व्यंजन है, और इस ऊष्म व्यंजन को हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। देखिए ह, श, श, श और स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा कंठ हो जाएगा, और ये हमारा तालु हो जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा, और ये हो जाएगा दंत्य। तो हमारा ये वाला श क्या निकला? तालु, ठीक है, ये वाला श हमारा क्या बन गया? ये हो गया तालव्य ध्वनि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की, यहाँ भाषा की सार्थक नहीं पूछा है, सबसे छोटी पूछा है, तो हम सबसे छोटी इकाई बताएंगे वर्ण। तो यहाँ पर क्योंकि अगर सार्थक पूछा जाता तो हम बताते शब्द, लेकिन सार्थक नहीं पूछा है, सबसे छोटी पूछा है, तो वर्ण आएगा। और कभी कभी इसको ध्वनि भी कहते हैं, और ध्वनि के साथ साथ स्वनिम भी आ जाता है। तो तीनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं और ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। हिंदी की ब ध्वनि क्या है? बा बोलते वक्त हमारे ओठ आपस में चिपकते हैं बा। तो वैसे तो ये ओष्ठ होनी चाहिए, दंते नहीं होगा, ओष्ठ है, तो ये आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी। और वर्तस्य ध्वनि कौन सी होती है? जो हमारे ये दांत होते हैं, इसके ऊपर ये मसूड़े वाली जो पंक्ति होती है, यहाँ पर टच करते हैं, इसको हम वर्तस्य कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारी वर्तस्य ध्वनियाँ होंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का वर्ग है? मूर्धन्य मैं आपको बार बार बताई हूँ कि ऐसे जीभ आपकी मुड़ेगी और यहाँ तालु को टच करेगी, वो मूर्धा होगी। तो मुड़कर कौन कौन से बोलेंगे आप उच्चारण करके देख लीजिए। च, छ, ज, झ, ये इसमें ऐसे सीधी जीभ आती है, इससे टकराती है तालु से, नहीं मुड़ रही है। टा, ठा, डा, ढा मुड़ गई। अब यही हमारा आंसर बनेगा, आगे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य, दा से दंत्य, बहुत आसान है, दंत्य लगाना है तो त, थ, द, ध, ये दंत्य होगा। अगला प्रश्न 41वां है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? देखिए दंत और ओष्ठ दोनों से बोली जानी चाहिए। तो एक हमारे पास ये व है, बार बार प्रश्नों में बनता है, अच्छे प्रश्नों में बनता है ये हमारा दंतोष्ठ है। इसमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है व, ठीक है। जब हम व बोलेंगे तो ओंठ भी हमारे संकुचित हो जाते हैं,
ठीक है, एक छोटा सा एक संकुचित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और जो दांत भी हैं उनका भी यहाँ पर प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत, ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छी व्याख्या आपको दी है। संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत क्या है, ठीक है। संवृत कौन सा है? तो आ जो है इसको बोलते वक्त आपके ओठ बिल्कुल ऐसे व्रत बन जाएगा बड़ा सा, तो ये विवृत होंगे। और ओ कौन सा है? तो ये ओ बोलते समय जो व्रत है वो थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, तो ये अर्ध संवृत होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जब ए बोलते हैं तो ई बोलते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ई जब बोलेंगे तो हमारे जो ओठ होते हैं ना, उनकी शेप इस प्रकार से लंबी हो जाएगी, ऐसे संकुचित हो जाती है, ठीक है। ई आप बोल के देखिएगा, इतने छोटे होंगे और लेकिन इतने लंबे हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला ए बोलेंगे तो यहाँ थोड़ा हल्का होगा, तो अर्ध संवृत में आएगा, लेकिन यहाँ पूर्ण संवृत पूछा है तो ई आएगा। ई बोलते समय इनकी लंबाई ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। ई बोलते समय इधर और इधर बढ़ जाएगी, तो ये संवृत होते हैं, मतलब यहाँ से चिपक जाएंगे। मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ मुख के आकार से कैसे होगा। तो ये जो ओंठ ऐसे ऐसे रहेंगे ना, ये चिपक जाएंगे, पास हो जाएंगे और ऐसे करके लंबे हो जाएंगे, ठीक है। ये संवृत हो गया। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत आसान, लेकिन जिसको ना पता हो उसके लिए बहुत मुश्किल। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी है तो आप 33 लगाएंगे, ठीक है। कुल पूछे तो आप 41 लगा सकते हैं। च, छ, च और छ वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए बार बार मैंने आपको बताया है, च छ बोलते समय जीभ हमारी हल्की सी नॉर्मल होती है, तो लेकिन यहाँ पर तालु से टच करती है, तो ये तालव्य होगा। अब अगला प्रश्न 45वां लेते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? बहुत बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, स्वर बताना है। स्वर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ये स्वर है, ठीक है। हिंदी से ये लुप्त है, हिंदी वर्णमाला में इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे चलते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ कैसे बोला जाता है? तो ओ के लिए कंठ प्लस ओठ दोनों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आंसर हमारा डी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की ट्रिक के साथ मैंने बहुत अच्छे से बताया है, या जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो बताएंगे कौन सा स्वर नहीं है। आ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, जबकि जा स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, क, ख, ग, घ, ये क्या है? प्रथम वर्ग का वर्ण है, जिसका उच्चारण स्थान क से कंठ होगा, ठीक है। क से क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क से कंठ है। आगे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम क्या होगा? देखिए बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि जो भी संयुक्त वर्ण यदि आ जाए, पहले उसका वर्ण विच्छेद कर लीजिए। क, हलंत, धन, श, ये हो गया। अब इसको हमें लगाना है, तो किस वर्ण के बाद आएगा? तो देखिए जब का है तो का के ही बाद में आएगा, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में के द्वित व्यंजन है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें द्वित व्यंजन है? सबसे पहले हम जानेंगे द्वित क्या होते हैं। जैसे द्वित का मतलब यहाँ पर दो हो गया। अब एक द्वित तत्व, ठीक है, एक तो होगा पूर्ण और एक होगा अपूर्ण, लेकिन एक ही वर्ण होंगे, यहाँ पे अलग नहीं होगा। मान लीजिए च है, तो एक बार इसको आधा लिखेंगे बिना खड़ी पाई के और एक बार इसको पूरा लिखेंगे, ऐसा वर्ण हमें ढूंढना है। तो पुनः में नहीं है, उत्साह में नहीं, इलाहाबाद में नहीं, बल्कि दिल्ली में है। ये हमारा द्वित व्यंजन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ नहीं है प, ओठ हमारे चिपक गए है। ब ये भी है, म ये भी है, लेकिन ता क्या है? ये दंत्य है। ता देखिए दांतों से चिपक रहा है हमारी जीभ, तो दंत्य है। 54वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष का अर्थ क्या हुआ? सघोष। घोष और सघोष एक ही बात है। और सघोष हमारे कौन से वर्ण होंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होंगे सघोष। ख, ख क्या तीसरा है? ख तीसरा नहीं है। तो थोड़ा सा आसान बना देते हैं इसको, कि जब भी हम अघोष सघोष पढ़ रहे हैं तो उसमें जान लेने योग्य बात ये है कि जो पंचम वर्ण हमारे आते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, न और म, ये सभी क्या हैं? सघोष होते हैं। तो
पहली बात तो बहुत आसानी से हम पहचान लिए कि माँ हमारा पंचम वर्ण है जो कि सघोष है। ठीक है, माँ पंचम वर्ण है जो कि सघोष है। और एक ट्रिक भी अगर लगा दें तो पंचम वर्ण क्या होगा, चरणामृत होगा। ठीक है, पंचम अमृत, ठीक है, पंचामृत, इसको चरणामृत को पंचामृत बना देते हैं। और पंचामृत क्या है, घोष, जहाँ पर शंख का घोष हो गया वहाँ पर ही पंचामृत बटता है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि घोष हुआ और पंचामृत बट गया। तो जितने भी हमारे पंचम वर्ण होंगे वो सभी सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी ये बच गए। तो देखिए ख दूसरे नंबर का है, ये अघोष में जाएगा। च पहले नंबर का है, ये भी अघोष में चला जाएगा। और ये दूसरे नंबर का है च छ। तो पहला और दूसरा ये क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। ये तीनों अघोष है। माँ पंचम है क्योंकि चरणामृत बटने पर घोष हो गया शंख का, तो चरणामृत बट गया। तो इस प्रकार पंचम वर्ण याद रखेंगे। अगला प्रश्न 55वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या देख लेते हैं कितनी होती है। ये 11 होती है। ठीक है, 11 स्वर वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला पूछा है तो 11 बताएंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, तो देखिए वर्ग का प्रथम, वर्ग का तृतीय, वर्ग का चतुर्थ नहीं। आप सभी जानते हैं कि वर्ग का पंचमाक्षर जो मैंने अभी बताया उसको ही अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57वां प्रश्न है हमारा, अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनु और नासिक दो हैं यहाँ पर वर्ड, तो हम देख लेंगे नाक और मुंह दोनों से इसका संबंध है। जबकि अनुस्वार जो है उसका संबंध केवल और केवल नाक से होता है, जबकि अनुनासिक मुंह और नाक दोनों से उच्चारित होते हैं। आगे चलते हैं। 11 लावा बहुत अच्छे से आपको याद हुआ होगा। ये कौन से वर्ण है? तो ये अंतस्थ वर्ण है। क्यों अंतस्थ है? क्योंकि इनको गुफा के अंदर बंद कर दिया था। और क्या है? ये अल्पप्राण भी है क्योंकि इनकी सांस कम हो गई। और क्या है? ये सघोष है क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, घोष कर दिया था, है ना। किस चीज़ का घोष कर दिया था ये आपको पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ ट्रिक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए श जो है, त्र जो है, ज्ञा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसको ये बना है क धन श से, त्र बना है त धन र से, और ज्ञा बना है ज धन इया से। ठीक है, ज धन इया, इस तरीके से इन वर्णों का निर्माण हुआ है। जबकि श अपने आप में पूर्ण है और ये मूर्धन्य श है। ठीक है, मूर्धन्य इसका स्थान है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या बना? बी बना। अगला देखिए तालव्य व्यंजन। 60वां प्रश्न है हमारा, तालव्य व्यंजन चुनने हैं। तो सभी को ज्ञात हो गया होगा अभी तक, च छ ज झ, जो कि हमारी च बोलते समय जीवा इस प्रकार मुड़ करके तालु को स्पर्श करती है। तो च छ ज झ तालव्य है। अब आ जाते हैं छ। छ हमारा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो च छ यहाँ आ ही रहा है तो क्या होगा? तालव्य होगा। अब आ जाते हैं 62वें प्रश्न की ओर। 62वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोगवा है? आयोगवा बताना है। आयोगवा कौन से होते हैं? तो आयोगवा होते हैं विसर्ग। जो ये 2 डॉट होती हैं अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में भी प्रयोग होता है। जो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं उनमें प्रातः, अतः, ठीक है, इस प्रकार ये अयोगवा है। आगे चलते हैं 63वें प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। अच्छा, 52 वर्ण क्यों हैं और कौन कौन से वर्णों के योग से ये पूरे 52 बने हैं, इसकी व्याख्या आपको मेरी जो है पिछली क्लास हुई थी वर्ण की, उसमें मिलेगी। और ऐसे ऐसे प्रश्नों को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि यदि आप स्वर व्यंजन की पूरी व्याख्या सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक का प्रयोग किया गया है और इस तरीके से समझाया गया है कि आप भूल ही नहीं सकते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए कृपा, कृपा में है कृष्ण, इसमें भी है, दृष्टि में भी, आज सिंपल है, इसमें तो नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग क्योंकि नाम दिया गया है, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ न, ठीक है, ये तीनों हैं, सिर्फ ये घ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क वर्ग का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पश्च स्वर, बहुत अच्छा प्रश्न आया। पश्च स्वर देखिए 3 भाग बांटे गए हैं जीवा के आधार पर वर्णों के। अग्र, ये हमारी जीवा है, ठीक है, जीवा के भाग कौन कौन से हो गए? ये अग्र हो गया, ठीक है, अग्र, ये पश्च हो गया और ये हो गया मध्य,
3 भागों में बांटा गया है स्वर वर्णों को। तो कौन कौन से आएंगे यहाँ पर? मध्य में हमारा केवल एक आता है, छोटा आ, ठीक है। और बाकी जो जितने भी बचे वो अग्र में और पश्च में आते हैं। तो बहुत अच्छी ट्रिक है कि जिनमें आप ये 3 बना हुआ हो, चाहे वो ओ हो, औ हो, आ हो, आ हो, ऊ बड़ा ऊ हो, ये सभी, क्योंकि यहाँ अग्र लिखा हुआ है तो इसमें भी 3 बना है, तो इसके साथ योग नहीं बनेगा, पश्च के साथ योग बनेगा, ठीक है। और बाकी बचा ई ए, उसका योग बनेगा अग्र के साथ। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं पश्च स्वर पूछा गया है, तो देखिए हमारे पास आ है, इसका 3 का योग बन रहा है। बा, ये तो स्वर, ये तो आपका स्पर्श व्यंजन में चला जाएगा। ये जा, ये भी स्वर है, ये व्यंजन है, और ये भी व्यंजन है, तो ये तीनों तो व्यंजन है। पहली बात तो ऐसी स्थिति यहाँ पैदा ही नहीं हुई, तो यहाँ पर आ दे रखा है, तो यही पश्च आपका स्वर होगा। और लेकिन फिर भी अगर स्वर दे देता तब भी आप पहचान लेते, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्वर ध्वनि के प्रकार तीनों ही हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत्व। तो आंसर बनेगा ये सभी हैं। आगे देखते हैं ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई, अब ए आई क्या है? ये थोड़ा सा संयुक्त स्वर है, और इनको किस प्रकार से बोला जाता है? इनको कंठ और तालु दोनों प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। कंठ और तालु दोनों प्रकार से। नासिक्य है नहीं, आप जानते हैं सभी पंचम वर्ण वो नासिक्य हैं। मूर्धन्य है नहीं, टाठा डाढ़ा ये मूर्धन्य होते हैं। ओष्ठ नहीं है, पाफा बाभा ये ओष्ठ होते हैं। तो कंठ तालव्य सिंपल सा बन रहा है, ए आई कंठ तालव्य, कंठ और तालु के योग से उच्चारित होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नवीनतम विकसित ध्वनियाँ, बहुत अच्छा प्रश्न बना है और मैंने अपनी व्याख्या में भी इसको समझाया है। नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए ये नवीनतम नहीं है, ये नवीनतम नहीं, ये सभी हमारे पूर्व जो है वर्णमाला में उपस्थित हैं। लेकिन ये वाली जो है ये ख, जिसके नीचे बिंदी, इसको हम नुक्ता कहते हैं, ये जो है नवीन विकसित आपके वर्ण हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आगे चलते हैं। कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? बहुत आसान है आपको पहचानना। ये वर्ण है, स्पर्श उसमें है, व्यंजन में तो यही स्वर नहीं है। आ उ ए ये तीनों स्वर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। श किसके योग से बना है? मैंने कई बार आपको बताया है, ये क धन श के योग से बना है। हलंत का भी हमें ध्यान रखना होगा, कभी कभी आपको ऐसे दे देगा प्लस और श पे हलंत, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी संयुक्त वर्ण हैं उनके प्रथम वर्ण पे हलंत आएगा, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी संयुक्त वर्ण हैं उनके प्रथम वर्ण पे हलंत आएगा। तो आगे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में अंग आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनके अंत में अंग आता है उसे क्या कहते हैं? तो तो देखिए अंग जिसके अंदर आएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अयोगवा, ठीक है। अयोगवा होते हैं अंग और विसर्ग, ये दोनों अयोगवा हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है पहचाना। त दंत है, न, द, टा। तो देखिए टा जो है ना ये मूर्धन्य वाला है, जिसमें जीभ हमारी मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण कौन सा है जो व्यंजन नहीं है? ध्यान से देखते हैं। या ये व्यंजन है, ठीक है, रा ये भी व्यंजन है, ख ये भी व्यंजन है, ऊ हमारा स्वर है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ल, र, स, फा। देखिए ये प वर्ग की है, फ, पा, फा, बा, भा। फ बोलेंगे, फ नहीं बोलेंगे, पा, फा, बा, भा। तो ये ओष्ठ ध्वनि है। जब इसके नीचे डॉट आ जाएगी, नुक्ता आ जाएगी, तब आप बोलेंगे फ, वरना फा बोलेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, बहुत अच्छा प्रश्न आया। मैंने आपको बताया था कि अल्प प्राण की ट्रिक क्या है हमारी। जब कच्चा घर टपकता है तो सांस कम आती है। जब गदड़ हो रहा था तो भी सांस कम आई थी, क्योंकि मैंने 2 पंक्तियां इसलिए बताई। कच्चा घर टपकता है में पहली पंक्ति से केवल इन्होंने क लिया है, और जब गदड़ हो रहा था तो ज है, ब है, ग है, द है और ड, ये पांचों जो है ना ये भी अल्प प्राण है, जिसका ग यहाँ पर लिया गया है। तो आंसर हमारा होगा बी, ठीक है। बाकी सब जो है नहीं होंगे, क्योंकि सभी स्वर जो है सघोष होते हैं, सघोष, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर तो आपका बन रहा है ये जो है बी आंसर बन रहा है। लेकिन देखा जाए तो सभी स्वर भी कितने होते हैं? सभी अल्प प्राण होते हैं, सभी सघोष भी होते हैं, अल्प प्राण, सास से स्वर, सास से सघोष, लेकिन सभी अल्प प्राण भी होते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पर 2 आंसर बन रहे हैं। तो ये जो है आयोग द्वारा मान्य किया गया होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, बताएंगे आप। मूर्धन्य व्यंजन बहुत आसान है, ट ठ ड ढ, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन बन रहे हैं, जबकि ग और ख ये कंठे हैं। ज झ क्या है, ये आपके च छ ज झ तालव्य है। पा फा बा भा ये ओष्ठ्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, तो कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है जिसमें आपके ओठ आपस में न चिपके। प ब म ये तीनों है, त जो है वो दंत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। जिस शब्द के अंत में यदि आह यानी विसर्ग आता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए जब विसर्ग यदि अंत में आएगा तो उसे हम कहेंगे अकारांत, ठीक है, अकारांत कहेंगे। और जब अंग हमारा आता है अंत में तो हम उसे अयोगवाह कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न है हमारा, घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए घ किस वर्ग का है, क वर्ग का है। क ख ग घ, तो ये कंठ होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है, तो देखिए जो पढ़ता है उसी को पता होगा, क्योंकि ज्ञा जो है ना ऐसा वर्ण है जिसको देखकर तुक्का लगाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जा होना चाहिए और जा के पास हलंत होना चाहिए, तो 2 के पास है, लेकिन फिर हमें पता होना चाहिए ज्या, ज्या है यानी ज्ञा है, तो धा तो नहीं होगा, ये होगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी, ठीक है, जा हलंत धन या, ये हो गया ज्ञा। अघोष वर्ण कौन सा है, अब फिर से आ जाते हैं अघोष पर। अघोष क्या है, पहला और दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा ये होगा सघोष, ठीक है। अघोष में हमारे सबसे पहले तो जो वर्ण है, देखिए ये वाला देखते हैं, तो श षटकोण वाला श और श, ये 3 है, इनके साथ हा रहता है, लेकिन ये हा क्या हो गया, कूद के यहाँ से चला गया लड़ाई करके, बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो ये सभी क्या है, ये अघोष है, ये सघोष में चला गया, ठीक है, सघोष में चला गया। और सभी वर्ण स्वर वो भी अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। स से स्वर, सा से सघोष, लेकिन अल्प प्राण होते हैं, तो उन्हीं के साथ ये भी सघोष में हा चला गया। अब यहाँ ये सब तो नहीं है, और हा क्या है, ये सघोष है। अब सा क्या है, ये जो है अघोष है। तो देखिए थोड़ा सा एक स्टोरी बना लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। आ क्या है, आ हमारा स्वर है, ठीक है, आ हमारा स्वर है, इसलिए सभी स्वर क्या है, सघोष है। सा से स्वर, सा से सघोष, तो अघोष नहीं होगा। और जो जा है, जा क्या है, च छ ज, जा हमारा तीसरे वाले में आ रहा है, तो सघोष है, ये अघोष नहीं है। हा क्या है, ये अपने इन साथियों को छोड़कर नाराज होकर स्वरों में चला गया, तो ये भी सघोष हो गया, अघोष नहीं है। अब बचा हमारे पास सा, और सा क्या है, ये तीनों ही सा हमारे अघोष है, तो राइट आंसर आपका डी होगा, यानी अघोष होगा, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो श ध्वनि संयुक्त के अंतर्गत आती है, क्योंकि 2 वर्णों के योग से बनी है। क ख ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं जिनके नीचे नुक्ता पाया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 85वां प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है, तो सबसे पहले आपको पता है ब ओठ से बोला जाता है, तो हम देखते हैं क्या यहाँ पूछा गया है, नहीं वो नहीं। तो कौन से में हमें मिल रहा है ओठ, तो हमें मिल गया ए में, और 1 मिनट बस, हमें ये प्राप्त हुआ ए में और डी में, 2 जगह हमें ओष्ठ प्राप्त हुआ, बाकियों में नहीं हुआ। अब हम देखते हैं स्पर्श पूछा है, तो हाँ बा स्पर्श और चारों में स्पर्श है, तो 2 तो हमारे वैसे ही कट गए ये वाले। अब आ जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण और संघर्षी में, संघर्षी तो नहीं है, ठीक है, ये हमारा तो वैसे ही कटा हुआ है। अच्छा हमें 2 में काउंटिंग करनी नहीं है, हमें सिर्फ ए में और डी में काउंटिंग करनी है, तो अल्प प्राण या महाप्राण। तो देखिए ब हमारा कौन सी पंक्ति में आ रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण ये 24 है, ये तो महाप्राण है, ठीक है, और अल्प प्राण है हमारे पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण है। तो बा भा ये कहाँ पर आ रहा है, बा भा, तो ये आ रहा है पा फा बा, तो ये तीसरे वाले में आ रहा है, तो हाँ अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है, तो हमारा आंसर बन गया ए, ठीक है। निर्नुनासिक तो हैं,
निर्नुनासिक क्यों है? क्योंकि केवल मुख से बोले जाते हैं, इसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये निर्नुनासिक है। ठीक है, और अघोष है क्योंकि ये जो है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी त्रुटि हमें मिल रही है देखने को कि जो बा है ना, ये अघोष नहीं है, ये सघोष है। तो देखिए यहाँ पर महाप्राण दे रखा है, सघोष दे रखा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ओष्ठ भी है, स्पर्श भी है, निर्नुनासिक भी है, लेकिन बा जो है ना, ये अल्प प्राण है और सघोष है, इसलिए दोनों में टक्कर है और आयोग को दोनों ही प्रश्नों पर कॉमन अंक देना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर सघोष होता है, तो ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण देखिए, मानक भाषा हमें शुद्ध रूप देती है, क्योंकि जिस प्रकार हम इस प्रकार से ध लिखते हैं, तो मानक हमें कहता है कि हमें इस प्रकार से लिखना है जिससे कि हमें देखने में त्रुटि ना हो। ठीक है, तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ? भक्त, ये प्राप्त हो रहा है, तो हमें यही आंसर लगाना, ये अमानक है, बाकी शुद्ध है तो ये मानक है। अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न है कि श श स ह में कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इनको बोलते समय जो है, तो ये जो है हमारे कौन से वर्ण हैं? श श स ह, ये वैसे तो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, क्योंकि इनको बोलते समय गर्म वायु मुख से उच्चारित होती है, और फिर भी ये संघर्षी हैं, क्योंकि इनको उच्चारण करते समय थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष है? घोष माने कि सघोष। ठीक है, सघोष कौन सा होता है? सघोष हमारा जो है, सघोष होगा तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 345, ये सघोष होगा। अब बताइए, क ख ये जो है नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सेकंड में आ रहा है। च छ ये पहले में आ रहा है, नहीं बन रहा है। प फ ब भ म ये पंचम वर्ण है। ठीक है, तो ये बन रहा है। टा ठा ये भी सेकंड नहीं बन रहा, तो आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि ये पंचम पंक्ति के अंतर्गत आ रहा है। आगे देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं कौन से हैं, तो मूर्धन्य मैं कई बार बता चुकी हूँ, टा ठा ड ढ ये मूर्धन्य व्यंजन होंगे। ठीक है, ये मूर्धन्य व्यंजन होंगे। बावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। 91वें प्रश्न देखते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को क्या कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे, देखिए व्यंजनों का जो है योग करेंगे तभी तो बनेंगे शब्द, और शब्दों से अर्थ निकलते हैं, और स्वर तो ऊपर ही दे रखा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 92वें प्रश्न देखते हैं, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पर वर्ग दे रखे हैं, त च प वर्ग, ये सभी जो हैं स्पर्श व्यंजन हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले देखिए, घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन से हैं? यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो घर्षण होता है, तो ये जो है घर्षण से उच्चारित कौन से? तो ये होंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। बोलते समय वायु जो है घर्षण से निकलती है, ऊष्म व्यंजन होंगे। और फिर इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष यानी सघोष। मैंने आपको अभी बताया कि तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष है, पहला और दूसरा अघोष है। यानी पहले अघोष, हमारे पास घोष नहीं था, फिर हमने बाद में लिया, शंख बजा दिया। तो प फ, देखिए प फ ब भ, तो ये पहला वर्ण है, ये नहीं होगा। ट ठ ड ढ ये भी पहला है, ये नहीं होगा। द ध, तो द कहाँ से आ रहा है? तो प फ ये भी दूसरा है, ये नहीं होगा। फिर हमारे पास ये बच रहा है ना, तो त थ द, द क्या है? हमारा तीसरा वर्ण है, तो ये हमारे पास सघोष होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो हमें क्या सही रूप का वर्ण विच्छेद देखना है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 100 पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पूछा गया है दा धा वर्ण कौन से हैं। दा धा कंठ्य हैं? बिल्कुल नहीं। दंत्य हैं? मूर्धा है, ओष्ठ है। तो दा से दंत्य, ठीक है। दाधा क्या है? दंत्य। आंसर हमारा बी होगा। 101वां प्रश्न लेते हैं, ह्रस्व स्वर का उदाहरण क्या है। यानी छोटे छोटे हमें लेने, बड़े नहीं लेने। तो यहाँ पर हमारे ह्रस्व स्वर होंगे अ, ई, उ, री, और इनको ही मूल स्वर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 102, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जीवा के 3 भागों में बांटा गया है।
यहाँ पश्च स्वर, यहाँ अग्र स्वर और यहाँ मध्य। मध्य में हमारा केवल छोटा आ आता है, पश्च में वो आएंगे जो आ की तरह बने हुए होते हैं और अग्र में उनका उल्टा विपरीत आ जाएगा। तो पूछा गया है ऊ, तो ऊ क्या है हमारा, इसकी तरह बना हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा पश्च संवृत। ठीक है, पश्च संवृत हो जाएगा ऊ, ऊ संवृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन जिन वर्णों को बोलते समय थोड़ा सा संघर्ष भी होता है तो वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। और हमारे स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, मेरी वीडियो को आप जरूर देखिए, वहाँ पर मैंने सारे एक एक तथ्य को ऐसे क्लियर किया है, वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि स्पर्श संघर्षी आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो च छ ज झ, ये सभी क्या हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, च छ ज झ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 104वां प्रश्न है हमारा, आयोगवाह किसे कहते हैं? तो आयोगवाह किसे कहते हैं? जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों आयोगवाह कहलाते हैं। महाप्राण आप जानते ही हैं, अल्पप्राण भी मैंने बताया है आपको, संयुक्त व्यंजन भी बताया। तो आगे चलते हैं 105वें प्रश्न की ओर। 105वां प्रश्न है हमारा, श ध्वनि। श ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो श देखिए, हा क्या है, कंठ है, श क्या है, तालु है, ये वाला श मूर्धा है और ये वाला स दंत्य है, तो ये हमारा क्या बन गया, तालु हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, नासिक ड ये अणा है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये क्योंकि हमारे क वर्ग से सम्मिलित है, देखिए संबंधित है, क ख ग घ और ये अणा, तो ये क्या हमारा हो गया, नासिक हो गया, क्योंकि पांचों वर्ण हमारे जो पंचम अक्षर हैं, पंचम वर्ण हैं, वो सभी नासिक हैं, नाक से बोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्र, त में हलन धन र, ये संयुक्त है। श, क में हलन धन र, ये भी संयुक्त है। श, ये भी संयुक्त है। ज्ञा, ज में हलन धन या, ये भी संयुक्त है, जबकि या हमारा अंतस्थ व्यंजन है, तो आंसर होगा डी, या। आगे चल लेते हैं, स्वर किसका भेद है? स्वर का स्वर बताना है कि स्वर किसका भेद है, अभी बस देख लेते हैं। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो हमारे पास हम वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो स्वर जो है वर्ण का भेद है। 109वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊष्म वर्ण क्या है? ऊष्म वर्ण बताए थे अभी मैंने आपको, है ना, ऊष्म वर्ण या, रा, लावा, ये सभी उष्ण वर्ण हैं। इनको बोलते समय, सॉरी, उष्ण वर्ण पूछ रहा है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म वर्ण हमारे श, श, स और यहाँ पर इसके साथ हा भी आएगा। ये उष्ण वर्ण हैं जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निष्कासित होती है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? बताइए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब देखिए 110वां प्रश्न देख लेते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। 111वां प्रश्न है, या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है? मैंने आपको बताया था कि ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न 112 देख लेते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर 113वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो द दंत्य देखना है। तो देखिए, ख क्या है? ख हमारी कंठ्य है, च तालव्य है और फ क्या है? ओष्ठ्य है, तो ल। ठीक है, ल क्या है? दंत्य है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष क्या है हमारा? पहला। अघोष कौन कौन से होंगे? पहला और दूसरा। ठीक है, अघोष कौन से हैं? पहला और दूसरा। तो हमारे पास क जो है पहला ही प्राप्त हो गया है, जबकि ग हमारे पास तीसरा है। और आगे देखते हैं, घ, घ क्या है? ये चौथा है और च, छ, ज ये भी तीसरा है, तो आंसर हमारा होगा क। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 116वां प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, तीसरी बार ये प्रश्न बना है, तो इसका स्थान जो है तालु है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। देखिए, यहाँ पर जो त्रा है,
इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो त धन रा, यहाँ रा है मूर्धा, तो ये जो बीच में रा आता है ये हलंत करके धा है, ठीक है, यहाँ भी धा हो गया। क्रम क हलंत रा, ये भी रा है, लेकिन मात्री ये जो रा है ना ये रा नहीं री है, ये नीचे की मात्रा है, री है, तो आंसर हमारा डी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पा किस प्रकार की ध्वनि है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। तो पा आप सभी जानते हैं ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों का जब मेल हो जाता है तो क्या बनता है, फिर ही बनते हैं, एक से अधिक वर्णों का मेल हो जाए तो क्या बनेगा, व्यंजन बनेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 120वां प्रश्न है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्पप्राण बताना है। अल्पप्राण मैंने आपको बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होंगे, जबकि 24 ये महाप्राण होंगे, सम संख्याएं महाप्राण होंगी। अल्पप्राण कैसी होती हैं, विषम परिस्थितियों में हमें बहुत कम सांस आती है। फिर से मैंने ट्रिक आपको याद दिला दी। तो अल्पप्राण हमारी पहला, तीसरा और पांचवा होगा। तो देखिए ख ये कैसा है, दूसरा है, ये नहीं होगा। गा कैसा है, तीसरा है, तो यहाँ पर हमें गा प्राप्त हो गया, क ख ग। घा क्या है, चौथा है, नहीं होगा। टा ठ ये दूसरा है, नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बना, डी, हमारा आंसर बी बना, ग। आगे चलते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ मैंने आपको बता दिया, य ल व अंतस्थ होते हैं, तो वह जो है अंतस्थ व्यंजन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 123वां प्रश्न है, ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण किस स्थान से है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये वाला ज झ ये दिखा रहा है आपको कि च छ ज झ तालव्य है, तो अगर ई जुड़ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्या है, तालव्य है। अब इसमें क्या होता है, जो आ होता है ये दोनों होते हैं, कंठ होते हैं, फिर ई ये तालव्य हो जाते हैं, फिर ऊ ये मूर्धा हो जाते हैं। तो दो दो करके इनको भी डिवाइड करके अब पांचों वर्गों के साथ स्वरों को लगा दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए जो होते हैं ना ये कंठ तालव्य होते हैं, ओ जो होते हैं वो कंठोष्ठ होते हैं, अधिकतर ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। अगले वर्णों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर बताना है आपको, देखिए नजर ही आ रहा है, दीर्घ माने बड़ा, और ई ऊ री ये मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और राइट आंसर आपका होगा ई, ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। वर्ण विच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ण विच्छेद से हम बहुत सारे सवालों को लगा भी सकते हैं। तो द्रि है, तो द्रि में मैंने आपको बताया जहाँ मात्रा होती है ना, उस मात्रा का आधार वर्ण जो होता है हमें वर्ण रखना होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर द के साथ रा लगाया गया ये तो कटी जाएंगे, क्योंकि द्रि पर ऋषि की मात्रा है ना कि रा की मात्रा है। ये खत्म, हमारे पास दो बचे। अब आप ध्यान से देखिए, गा जो है इसके पास हलंत नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इन्होंने वर्ण विच्छेद गा का किया ही नहीं है, तो ये खत्म। राइट आंसर हमारा होगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीएसएससी फॉरेस्ट रेंजर का ये आपका प्रश्न है। सभी प्रश्नों का संकलन आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, और मैंने अपनी वीडियो जो व्याख्या वाली वीडियो बनाई थी वहां पर आपको ये बताया भी है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। हमारी जो स्वर तंत्री में एक काकल होता है उससे उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो है हा। इकलौता एक हा वर्ण है जो काकल्य वर्ण है, ठीक है। जब इनको सबको याद नहीं करना पड़ेगा, इनको सबको आप मेरी वीडियोस देखिए, वहाँ ट्रिक दी हुई है, आप एक दो बार जब उसको देखेंगे और फिर इन प्रश्नों को लगाएंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। जब आप व्याख्या वाली वीडियो देखें तो उस समय उसको नोट करते चले जाएं, और बाद में एक बार और देख लें बिना नोट किए हुए, आराम से रिलैक्स होकर के, ठीक है, बिल्कुल शांति से, कहीं भी शोर शराबा ना हो, क्योंकि ये वर्ण जो है ना छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे कई प्रश्न बन जाते हैं और बहुत परेशानी होती है जब आया हुआ प्रश्न हमारा गलत हो जाए कि बहुत छोटी सी चीज थी फिर भी हमारा सही नहीं हुआ। उस परिस्थिति में आप इस तरह का प्रयोग करें कि वीडियो को 2-3 बार देखें। पहली बार जब देखें तो उसको नोट करते जाएं, और फिर दो बार कम से कम उसको बिना नोट करे शांति से आराम से एकांत में देखें, और उसके बाद ये 200 प्रश्न आप लगाइए, बिल्कुल आसानी से आपको वर्ण याद हो जाएंगे, कहीं भी आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। और मैं बार बार आपको देखिए अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण जब भी आ रहे हैं मैं बार बार उनकी संख्या आपको रिपीट इसीलिए करा रही हूँ जिससे कि आप भूले नहीं,
ठीक है। अगला 127वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछा है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो हमें पता होना चाहिए या, र, ल, व, 4 हमारे ये हो गए। और ऊष्म कौन कौन से हैं? तो श, स और हा, 4 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? तो 8 हो गए। आंसर इज बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यूपीएससी फॉरेस्ट रेंजर में बना हुआ है, तो इस तरह से आप करते जाइए। बिल्कुल आप मेरा सहयोग कीजिए, आप ही का बेनिफिट होगा। चलिए 128वां प्रश्न देखते हैं। रा का विवरण देना है। रा क्या है? तो देखिए रा जो है ना, इसका विवरण देते समय हम कुछ चीज़ों को कट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं, लुंठित और पार्श्विक। तो देखिए ला से वर्तस्य तो है ही चारों। मैंने आपको बताया था कि दांत जो होते हैं इसके ऊपर मसूड़ा होता है, ये वाला। और यहाँ पर जो रा हम बोल रहे हैं ना, तो ये मोटी वाली जो जगह है यहाँ पर टच करता है, तो वर्तस्य है। लेकिन संघर्षी स्पर्श संघर्षी नहीं होगा, स्पर्श नहीं है, क्योंकि यारा लावा अंतस्थ में आ रहा है, स्पर्श तो हो ही नहीं सकता, तो ये कट हो गया। संघर्षी नहीं है क्योंकि संघर्षी भी स्पर्श में आ जाते हैं, ये भी कट हो गया। अब हमें इन दोनों में टक्कर लेनी है कि लुंठित है या पार्श्विक है। तो मैंने आपको बताया लुंठित में क्या, हमारे पास एक वर्ण और लेते हैं हम लोग, ला। तो ला से लुंठित नहीं होगा, पार्श्विक भी आ गया। तो ला क्या है? पार्श्विक है। तो रा क्या है? लुंठित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, वर्तस से लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन है और सघोष भी है, ठीक है। और ये सारा विवरण देखने के लिए आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे। आगे चलते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? देखिए, तो देखिए या का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालु, या, ठीक है। या बोलते समय भी ना चा की तरह थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कुछ इसमें स्वर के भी गुण होते हैं, तो वर्ण की तरह एकदम से स्पर्श नहीं करेगा, थोड़ा स्पर्श करेगा, इसीलिए इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये तालु होगा, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान। या जब हम बोलेंगे तो थोड़ा सा चा की तरह ये उच्चारण। चा में क्या होगा? जीभ बिल्कुल तालु से चिपक जाती है, लेकिन या में थोड़ी कम चिपकती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर पूछा है, आप बता ही देंगे एकदम से। बड़ा आ जो है दीर्घ है, बाकी ये तीनों मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है। आगे चलते हैं। टा वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा क्या है? तो टा हमारा मूर्धन्य है, इसमें हमारी जीवा मुड़ जाती है। आगे आते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या है? दंतोष्ठ में कई बार बता चुकी हूँ, ये बनता है, बहुत बार बना हुआ प्रश्न है। दंतोष्ठ व होगा, ठीक है, व से वक। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। ये देखिए कितना अच्छे से पूछा है। हम क्या करेंगे ना, जो हमें सबसे अधिक आता है उसको पकड़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है स्पर्श व्यंजन, चारों स्पर्श व्यंजन है, छोड़ दीजिए। कंठे पर आ जाइए, चारों कंठे दिखाई दे रहे हैं, छोड़ दीजिए। अघोष पर आ जाते हैं। अघोष क्या होते हैं हमारे? पहला और दूसरा। तो हम देखते हैं कि अघोष और महाप्राण देखना है हमें। तो अघोष में पहला हमें प्राप्त हो रहा है क ख, अब हमें यहाँ पे दोनों प्राप्त हो रहे हैं, जबकि ये जो है सघोष है, ठीक है, तो हमें दोनों प्राप्त हो गए। अब हमें इन दोनों में देखना, ये तो कट गए, तो हम हमें 50-50 पर आ गए। 50-50 में हमें इन दोनों को देखना है। अब क्या करना चाहिए? महाप्राण कौन कौन से हमारे और अल्प प्राण कौन कौन से? तो अल्प प्राण हमारे कौन कौन से? 1, 3, 5। अब हम देखें इनमें कौन कौन से कॉमन है। तो इनमें यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो कॉमन हमारा मिल रहा है क। आंसर हो गया ए, ये हमारा कट जाएगा क्योंकि ये महाप्राण है। इस प्रकार हम देख लेते हैं, ठीक है, आंसर हो गया ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये हमारे स्वर हैं, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर हैं। क्योंकि यहाँ कितना कम समय लगेगा, कितना प्रयत्न के अनुसार बोला जाएगा, तो कम, थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये जो है स्वर हैं। आगे 35वां प्रश्न लेते हैं। 135वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिखित भाषा में जो मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लिए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, है ना, लिपि कहते हैं। क्योंकि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और उन चिन्हों को ही आधार बनाकर जो लिखा जाएगा वो मन की भाषा को व्यक्त करता है और इसीलिए उसको लिपि कहते हैं। लिपि सभी भाषाओं की अलग अलग होती है। आप जानते हैं हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी में हिंदी के अलावा मराठी, नेपाली, संस्कृत ये भी लिखी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है 136वां प्रश्न देखते हैं।
दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? आप सभी जान रहे हैं, दो का योग क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा और ये संयुक्त कहलाएंगे। अगला प्रश्न 137वां देखते हैं। पा फा ब भ म व्यंजन क्या होते हैं? तो पा फा ओष्ठ होते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे ओंठ आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 138वां प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ यानी सिंपल है, बोलकर देख लीजिए। अ, आपके ओंठ सिंपल रहेंगे, आ ये भी सिंपल रहेंगे, ई ये भी सिंपल रहेंगे, लेकिन जब ऊ बोलेंगे तो ओठ जो है एक चोंच की तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न 139वां, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए बहुत आसान है, सघोष। सघोष कौन से होते हैं? अघोष कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया, पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष। तो हमें ये देखिए, तो पहला है, खत्म हो गया। च ये भी पहला है, ये भी खत्म है ना, और ट ठ ये भी खत्म। ज ये हमारा तीसरा वर्ण है, च छ ज, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ए 139 का। आगे चलते हैं, जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब क्या कहलाता है? तो एक का देखिए संयुक्त का अर्थ होता है ना इकट्ठा करना, तो इकट्ठे में क्या है, कई प्रकार से हो सकते हैं, चा भी हो सकता है, का भी हो सकता है, टा हो सकता है, लेकिन युग्मक में क्या रहेगा? युग्मक में होगा जब एक ही प्रकार के होंगे। मान लीजिए चा है तो चा ही होगा, का है तो का ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से होना, ठीक है ना, एक ही प्रकार की, एक ही जाति की, कैटेगरी की जब होंगी, द्वित हो जाए, द्वित का मतलब एक जैसे होंगे, तो युग्मक कहलाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं 141वां प्रश्न की तरफ। 141वें प्रश्न में देखिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण ढूंढने हैं हमें। पहले तो हम जान लें महाप्राण कौन कौन से होंगे, अल्प प्राण कौन कौन से होंगे। तो अल्प प्राण हमें कम सांस कब आएगी? जब हमारी परिस्थितियां विषम होती हैं। ठीक है, अल्प प्राण यहाँ से हमें 1 3 5 वाले खत्म करने हैं। तो क्या है? ख, ख जो है दूसरा है, च छ ये भी दूसरा है, ट ठ ये भी दूसरा है। तो पहली बात तो हमें पहले वाले में मिल ही गया है ना, महाप्राण। तो बाकी के जो हैं इनमें अलग है, तो आंसर हमारा बन रहा है 141 का ए। आगे चलते हैं, सभी जो है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो ढूंढ लेते हैं स्पर्श व्यंजन, जो कि देखिए यहाँ पर हा मिल रहा है, जो कि स्पर्श में नहीं आएगा, ऊष्म में आएगा। यहाँ पर हमारे पास या और रा ये दोनों हमारे अंतस्थ व्यंजन है, और हा क्या है? ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो हमारे पास सी मिल जाता है, क च प द, ये हमारे पास स्पर्श व्यंजनों का एक वर्ग है। आगे चलते हैं, अर्धविव्रत, बहुत बढ़िया प्रश्न आया। अर्धविव्रत देखिए, पूर्ण विव्रत में क्या होगा? पूरा वर्ग बन जाएगा, ओठों का पूरा वर्ग। तो जो आ बोलेंगे ना, उस समय हमारे ओठों का पूरा वृत्त बन जाता है, इसलिए इसको अब विव्रत बोलते हैं। लेकिन अर्धविव्रत बोलना है। अब इनको बोलते समय क्या होगा? ऐसे ऐसे हो जाते हैं ओठ, है ना, तो ये भी नहीं होंगे। लेकिन ऊ होगा, ऊ बोलते समय ये छोटा व्रत बनता है, संकुचित हो जाता है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ आंसर में आएगा। अगला प्रश्न 144वां देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन चुनने हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन चुनने हैं तो ज और झ। देखिए आप सभी जानते हैं, स्वर व्यंजन में तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। आगे देखिए, ये कौन सा है? सिविल कोर्ट RCR एग्जाम 2019। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन बताना है। व्यंजन हमारा क है। अगले प्रश्न की ओर चलिए, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। ध्यान दीजिएगा, अर्थ व्यक्त करने वाली पूछा है, जिससे अर्थ निकल जाए, और सबसे छोटी इकाई पूछा है। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होगी? शब्द होगी। ठीक है, अर्थ व्यक्त करने वाली, यानी अगर हम लिखते हैं चाय, तो इससे हमें एक स्पष्ट हो जाता है, एक कप होगा और उसके अंदर गरम गरम कुछ है, भाप निकल रही है, और वो क्या है? चाय है, अर्थ व्यक्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, 148वां, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, जीभ के 3 भाग, पश्च, अग्र, मध्य, है ना, तो कौन सा नहीं आएगा? विव्रत नहीं आएगा, अग्र, मध्य, पश्च तीनों आएंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक मैंने अभी भी आपको बताई थी उस समय,
पार्श्विक ध्वनि हमारी र है और सॉरी ला है, पार्श्विक ध्वनि रा जो है हमारी लुंठित है। रा क्या है? लुंठित है। ला जो है पार्श्विक ध्वनि है। चा क्या है? स्पर्श संघर्षी है और ये पंचमाक्षर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 150 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? किसको अंदर बंद किया था? जिसको लब हो गया था। लब से हमें ला मिल गया, बाकी तीनों को खत्म कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालव्य, कंठ और तालु से बोलने वाला हमारा ए है। ठीक है, ए है। ये सभी नहीं होंगे तो ये खत्म, आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से 52वें प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है बताना है। तो देखिए ये जो है ये वाला जो है संयुक्त स्वर जो है आपके ए होगा, ठीक है, ए होगा, ऐ होगा और औ होगा, लेकिन ये जो है ना ये नहीं है संयुक्त स्वर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। त दंत्य है, द दंत्य है, ल ये भी दंत्य, या जो है ना ये दंत्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। या क्या है? ये तालव्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 155वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही बढ़िया आपकी ये क्लास है जिसमें सारे ही प्रश्नों का संकलन किया गया है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ, तो क्या बोलेंगे भाई, है ना? तो जीभ है यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो दांत और जीभ पूछा गया है, ना कि कंठोष्ठ और कुछ और पूछा गया है। तो आंसर हमारा सी होना चाहिए, क्योंकि दांत के साथ ओठ होता तब दंतोष्ठ होता, बाकी तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जीभ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, कुछ और नहीं है। आगे चलते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहेंगे? तो अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं। ठीक है, अंग और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह, दो अयोगवाह होते हैं आपके वर्णमाला के अंदर। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर आपका ओम है। ठीक है, ओम। आगे चलते हैं। प्लुत स्वर के बारे में बता दूं कि प्लुत स्वर में क्या होता है, 3 मात्राओं के बराबर का समय लगता है उच्चारण में। ह्रस्व होता है ना, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व में 1 मात्रा के बराबर समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है और प्लुत में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। और इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। और अगला प्रश्न देखिए 158वां, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से पूछा है। सा क्या है? दंत्य है, बिल्कुल है। चा कंठ्य है, अभी देख लेते हैं। शा तालव्य है, बिल्कुल है। शा मूर्धन्य है, कौन सा शुद्ध है पूछा है। देखिए ये भी उल्टा है, सॉरी, ये वाला शा ना ये तालव्य है और ये वाला शा मूर्धन्य है ना। और ये चा तो ये तो गलत है, ये कंठ्य नहीं होगा। आंसर आपका ये आ जाएगा ए, सा दंत्य है। अब देखिए उच्चारण के आधार पर छोटा अ क्या है? उच्चारण के आधार पर अ क्या है? तो अ कंठ्य है। मैंने आपको बताया छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही कंठ्य हैं। ई और बड़ी ई दोनों क्या है? तालव्य हैं। ऊ और बड़ा ऊ क्या है? मूर्धन्य है। इस प्रकार से ये होता है। फिर ए और ऐ क्या है? ये कंठ तालव्य हैं। और ओ और औ क्या है? ओ और औ ये कंठोष्ठ हैं। इस प्रकार स्वरों का विभाजन है। यारा लावा, यारा लावा क्या है? ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2013 और यूपी पीजीटी एग्ज़ाम 2021, देखिए पिछले साल ही बना हुआ प्रश्न है ये। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, यूपी पीसीएस प्री 2012 का है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास यानी हमारी जो वायु है उसका प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो ये हमारा होगा, देखिए आघोष। ठीक है, क्योंकि श्वास, केवल श्वास बोला है, श्वास में कोई कंपन नहीं, कुछ नहीं, तो ये हमारा आघोष होगा। बहुत ही बढ़िया और स्पेशल प्रश्न था ये। आगे देखिए जिस प्रकार से हमारा प्रारूप थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है उस हिसाब से हमें सभी कठिन प्रश्नों को लगाना अनिवार्य है। तो 162वां प्रश्न हमारा बनता है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो यारा लावा हमारे जो वर्ण हैं वो अंतस्थ हैं और ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन में से है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण मैंने आपको अभी 2 बार और बताया कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो रा हमारा
लुंठित है और वह हमारा दंतोष्ठ है, या हमारा कंठ हो जाएगा और अंतस्थ भी हो जाएगा। ला हंतस्थ तो सारों ही हैं, ला हमारा क्या होगा, पार्श्विक होगा, रा लुंठित होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य देख लेते हैं, डा ढा ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के भेद रूप बनावट आदि पूछी जाए तो वो शब्द विचार होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से क्या बनेंगे, उससे वाक्यांश बनते हैं, उससे क्या बनेंगे, और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो शब्द से क्या बनते हैं, शब्द से बनेंगे पद, और पद से वाक्यांश, और वाक्यांश से बनेंगे वाक्य। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ए। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, 168वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। कंठ ध्वनि का उदाहरण देना है। कंठ, कंठ का से क, ये कंठ होगा। बाकी देखिए 170वां प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक का संबंध किससे है, तो अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुख दोनों से है। नाक और मुख, क्योंकि अनु क्या है, अनु है और नासिक है, दो शब्द देख लीजिए, अनु और नासिक, तो दोनों नाक और मुख दोनों से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यंजनों का नासिक के वर्ण, तो कि पंचम वर्ण जितने भी है ना, जो पंचम हमारे 5 वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन में, वो सभी नासिक के हैं, तो ना हमारा राइट आंसर होगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त हमारा ज्ञा होगा, जो कि जा धन इया के योग से बना है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 होगी। फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सभी जानते हैं फा का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होगा। ठीक है, क्योंकि फा बोलते समय ओठ आपस में चिपकते हैं। कौन से वर्णों को व्यंजन और स्वर के मध्य रखा जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है उसमें है आपके या और व, उसको जो है अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन को जो है इन दोनों के मध्य रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से तालव्य वर्ण कौन से है, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन सा है, तो देखिए च, च, त, ट, जा। देखिए यहाँ पर आपको नीचे कूट दिए हुए हैं, प्रश्न गलत नहीं है, कूट दिए हुए हैं और उसमें से हमें चुनना है। पहला है चा तालव्य, बिल्कुल है। ता है नहीं, ता दंत्य होगा। टा क्या होगा, मूर्धा होगा। जबकि चा छा जा, तो पहला और दूसरा ये दो हमारे तालव्य बन रहे हैं, चा और जा, यानी कि पहला और चौथा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब ओष्ठ ध्वनि नहीं है, पा है, भा है, फा है, धा नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। सबसे पहले सघोष देख लेते हैं कि कौन सा वाला सघोष बन रहा है और महाप्राण है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये 3 है ना, ये अघोष थे, ये भी अघोष था पहले, लेकिन ये ना अपने दोस्तों को छोड़कर सघोष में चला गया। ठीक है, तो सघोष महाप्राण हा होगा, जबकि ये तीनों अघोष हैं। आगे चलते हैं। दीर्घ अघोष महाप्राण अल्पप्राण क्या है, सभी स्वर, स्वर किस प्रकार से, तो सा से स्वर, सा से सघोष। तो क्या कहना चाहिए हमें, क्या होंगे ये, अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं, तो यहाँ पर हमें अल्प प्राण लगाना है। ठीक है, अल्प प्राण है सभी स्वर और सघोष है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है तालव्य ध्वनि, पापा ये ओष्ठ है, बाबा ये ओष्ठ है, मामा ये ओष्ठ है, चाचा क्या है, तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखिए, 181वां प्रश्न हमारा बन रहा है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि, वही प्रश्न है अघोष और महाप्राण। तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा। अघोष कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा ये अघोष है। तो देखिए खा ये दूसरे में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। का ये पहले में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डा टा ठा डा ये तीसरे में आ रहा है, इसको नहीं लेना है। ता था दा ये तीसरे में आ रहा है, इसको नहीं लेना। अब हमें इन दोनों में से चुनना है। अब हम देखते हैं महाप्राण। अब महाप्राण कैसे पता चले, तो 2 और 4 महाप्राण होंगे। अब हमें चाहिए जो 2 में कॉमन हो, तो 2 में कॉमन कौन है, खा। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया खा। ठीक है, आगे चलते हैं। 182वां, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर क्या हैं। अ आ मैंने आपको बताया अभी, ये क्या है, ये जो हैं आपके कंठ्य हैं। ठीक है, ये क्या है, कंठ्य होंगे। आगे चलते हैं।
आगे है 183वां प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम क्या होगा। छा का क्रम देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में मैंने आपको बताया शब्द क्रम लगाने, जब हमें शब्दकोश लगाना है तो सबसे पहले यदि संयुक्त वर्ण आ जाए तो उसका हमें वर्ण विच्छेद करना है, क धन शा। अब आप बताइए का हमें कहाँ मिल रहा है, तो का में मिल रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, का के साथ ही, का के बाद ही इसका क्रम आएगा। और इस वीडियो का, इस क्लास का आपका अंतिम प्रश्न लेते हैं हम 184वां प्रश्न, क्योंकि मैंने लगभग आपको 200 प्रश्न कहा था और काफ़ी सारे प्रश्नों का संकलन हो चुका है। तो अंतिम प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तो देखिए च तालव्य, चा छा ज झ, ये तीनों तालव्य हैं, ये जो है कंठ्य होगा। तो इस प्रकार हमने 184 प्रश्नों को संपूर्ण किया। आप मुझे बताइए आपको मेरा प्रश्न संकलन कैसा लगा, कृपया करके कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि मैंने कैसे प्रश्नों का संकलन आपके लिए किया, क्या आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, मुझे सहयोग करें तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। हिंदी आंगन पूरी तरह आपके साथ है। धन्यवाद।